Hello everyone, मैं जितेंद्र सैनी विशिंग यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन। जो हम पढ़ेंगे आज अपना बहुत ही अच्छा बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हम स्टार्ट किया था हमने ह्यूमन सिस्टम के बारे में, मानव तंत्र को लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़े थे और शुरुआती दौर में हमने पाचन तंत्र को बहुत अच्छे से पढ़ा था। पाचन के बाद हमने श्वसन तंत्र का दौर शुरू किया, उसके अंदर हमने जो फेफड़ों के बारे में सारी गतिविधियां पढ़ी और फिर उसके बाद श्वसन तंत्र के बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड को जाना। ब्लड को जानने के बाद में अगर हम ह्यूमन सिस्टम की बात करें तो एक ऐसा सिस्टम जिसके बिना ह्यूमन सिस्टम कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता, उसके बिना उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, वो है उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम का ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई भी बॉडी के अंदर ऑर्गन के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल्स है उसको बाहर निकालना या एक्सपेल आउट करने के लिए एक प्रकार का सिस्टम बॉडी के अंदर बनाया गया है या पाया जाता है। ऑर्गन्स मिलकर उनको बनाते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि ये एक नलिकाकार दुनिया जिसके अंदर अपना एक अलग ही सिस्टम चलता है और उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग अपनी पूरी बॉडी है वो मेंटेन रहती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज अपना जो नया टॉपिक है वो है उत्सर्जन तंत्र। उसका आज हम पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। पहले हम जानेंगे कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, हम किसके बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे, क्या क्या चीज होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसके अंदर रोल प्ले करते हैं और इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनका बाद में यानी कि एंडिंग पॉइंट में होता क्या है और वो बनते किस माध्यम से। तो बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की। तो शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निष्कासित करने के लिए एक उपयुक्त और प्रक्रियात्मक तंत्र पाया जाता है। अपनी बॉडी के अंदर जो भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए एक प्रक्रियात्मक तंत्र। प्रक्रियात्मक कैसे? क्योंकि उसके अंदर बहुत प्रकार की रिएक्शंस होगी, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के रूप में बनेंगे और वही प्रोडक्ट अगर काम के हैं तो बॉडी उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और अगर काम के नहीं है तो उन्हीं प्रोडक्ट को एज ए वेस्ट मटेरियल्स थ्रो आउट किया जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो काम करने के लिए अंग काम आते हैं उन उत्सर्जित अंग तथा इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो समझ में आ गया आपको? शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निष्कासित करने के लिए एक उपयुक्त प्रक्रियात्मक तंत्र पाया जाता है। इसी तंत्र को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, यह अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं द्वारा निष्कासित किया जाता है यानी कि जो भी उत्सर्जन तंत्र के अंदर जो निष्कासित किया जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ रहेगा, वेस्ट मटेरियल्स रहेगा, वो वेस्ट मटेरियल्स किसके द्वारा निकाला जाएगा, निष्कासित किया जाएगा? कोशिकाओं द्वारा। अब आप सोचोगे कि सर आपने बात की थी कि उत्सर्जन तंत्र एक नलिकाकार दुनिया है यानी कि नलिकाओं का समूह है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें सर्कुलेट होती रहती है और वो वेस्ट मटेरियल्स होता है। तो यहाँ पर कोशिकाओं की बात कहाँ से है? तो मैं आपको थोड़ा सा वापस रिवाइज कराना चाहूंगा। याद है कि आप मेरे साथ कि हमने जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें हमने तीन चीजें पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था ब्लड, एक पढ़ा था हमने हार्ट और एक पढ़ी थी सेल। ये पढ़ी थी यानी कि जो ब्लड यानी जो रक्त होता है, रक्त के अंदर घुलकर ऑक्सीजन है जो कोशिकाओं तक जाती है और हार्ट उनको पंप करता रहता है। ये बात हमने पीछे वाले परिसंचरण तंत्र में अच्छे से डिटेल से पढ़ी थी। तो हमने क्या एज ए रिजल्ट के तौर पर क्या देखा था कि अपने जो भी पीछे वाले जो हमने सिस्टम पढ़े, तंत्र पढ़े, उनके अंदर एक ही चीज हमने पढ़ी है कि ब्लड के माध्यम से और जो ऑक्सीजन होती है वो सेल को दी जाती है। यही हमने पढ़ा था क्योंकि हमने पढ़ा था कि फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन श्वसन क्रिया द्वारा स्टोर यानी कि संचित की जाती है उनको छोटी छोटी रक्त कोशिकाओं के माध्यम से रक्त के अंदर पाए जाने वाली रक्त कोशिकाएं जिनमें आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, और वही हीमोग्लोबिन काम क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ बंध बनाता है, ऑक्सीजन को पकड़कर लेके जाता है जहां उसकी जरूरत होती है कोशिकाओं के पास। यहां तक आके हमने पीछे वाले सारे पार्ट्स में डिस्कस किया था। अब यहाँ क्या होता है? ऐसा यहाँ पर कौन सी घटनाएं हो जाती है जिसकी वजह से अपने बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन मिलकर एक अलग सिस्टम बनाते हैं और वेस्ट मटेरियल बनते हैं और उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो देखें यहाँ पर क्या होता है कि सेल के अंदर जब भी ऑक्सीजन कोशिकाओं को दी जाती है तो कोशिकाएं उनको ऑक्सीजन से एटीपी के रूप में अपनी ऊर्जा को रिलीज करती है और ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में अपनी ऊर्जा रिलीज करती है। लेकिन हमेशा याद रखना, कोई भी अगर रिएक्शन के दौरान कुछ पदार्थ बनेगा तो उसके साथ कुछ ऐसे पदार्थ का भी निष्कासन होगा या कुछ ऐसे पदार्थों का भी क्या होगा? स्राव होगा जो बॉडी के अंदर काम के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, यहाँ पर एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है और हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन का जो द्विध्रुव बॉन्ड है वो टूट जाता है, कोशिकाओं को ऑक्सीजन दे दी जाती है। फिर वेस्ट मटेरियल के रूप में यहाँ पर क्या निकलती है? यहाँ पर वेस्ट मटेरियल के रूप में गैस के रूप में निकलती है CO2 और उसके साथ प्लस अन्य नाइट्रोजनिक अपशिष्ट पदार्थ भी निकलते हैं कोशिकाओं के अंदर। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है कोशिकाओं में, तो इन सभी को बाहर निकालना होगा, बॉडी से बाहर भेजना होगा। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस बना
उसे हम कहते हैं कि उत्सर्जन तंत्र का काम हो गया। अब उसमें हेल्प कौन करता है? उत्सर्जन तंत्र में भी हेल्प ब्लड ही करता है। क्यों? क्योंकि सेल्स के अटैचमेंट में या संपर्क में कौन आया? ब्लड आया। तो वापस जाते समय ब्लड के अंदर क्या डाल दिया जाता है? अपशिष्ट पदार्थ डाल दिया जाता है, और वो ब्लड जिसके अंदर अपशिष्ट पदार्थ है वो इस उत्सर्जन तंत्र में काम लेता है। तो हमने पढ़ा अभी तक कि यह अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो हमने डिटेल में पढ़ लिया कि ये अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं में कहां से आया। कोशिकाओं द्वारा निष्कासित किया जाता है जो रक्त में मिश्रित रहता है। और हमने अभी पढ़ा कि कोशिकाएं हैं जो अपने वेस्ट मटेरियल को किस में डाल देती है? रक्त में डाल देती है, ब्लड में मिश्रित करके बाहर भेज देती है। अपना यही काम रहेगा उत्सर्जन तंत्र में, इस ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल को अलग करना और उनको बाहर निकालना और इस रक्त को वापस हार्ट के अंदर भेज देना, ताकि क्या हो जाए? उसके अंदर ऑक्सीजन घुल जाए। ठीक है, ये काम रहेगा उत्सर्जन तंत्र का। फिर देखें, किसी भी प्रकार का प्राणी अपने कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाओं द्वारा, किसी भी प्रकार का, यानी कोई भी इंडिविजुअल की बात करें, जरूरी नहीं कि हम मानव की बात करें या स्तनधारी की बात करें, सभी प्रकार के जो जीव हैं उन सभी प्रकार के प्राणियों के अंदर जो उपापचयी क्रिया होती है, उपापचयी क्रिया किसे कहते हैं? उपापचयी क्रिया देखो समझ लो, एक जनरल वे बताता हूं कि कोशिकाओं के अंदर सरल पदार्थों का जटिल पदार्थों में और जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों के अंदर विघटित होकर एटीपी के रूप में ऊर्जा निकालना ही क्या कहलाता है? उपापचयी क्रिया कहलाता है। हमने यहाँ पर बात की थी एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा निकल रही थी। तो ये ऊर्जा किस रिएक्शन द्वारा हुई, किस क्रिया द्वारा हुई? ये ऊर्जा हुई थी अपनी उपापचयी क्रिया द्वारा। उपापचयी क्रिया मतलब कि कोशिकाओं के अंदर होने वाली ऐसी क्रिया जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल कार्बनिक पदार्थ या जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित किया जाता है और एटीपी के रूप में ऊर्जा निष्कासित की जाती है। उस प्रकार की जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं हम? उपापचयी क्रिया। तो हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर? किसी भी प्रकार का प्राणी अपने कोशिकाओं की उपापचयी क्रियाओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थ, कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं? यूरिया हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं। ये यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, ये सारा क्या है? ये नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल्स ही है, इनको कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं। ये सभी हो सकता है, आदि का संचय करता है। संचय मतलब कि कोशिकाओं में इनको स्टोर रहता है, जब कभी भी जैसी सुविधा बनेगी उसके अकॉर्डिंग कोशिका इनको बाहर भेजेगी। इन अपशिष्ट पदार्थों को एक अत्यंत आवश्यक क्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन क्रिया कहते हैं। तो हमने अभी तक ये केवल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, इसके अंदर कौन सी चीजें होती है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी क्रियाएं इसमें भाग लेती हैं। अब पढ़ते हैं कि उत्सर्जन तंत्र में और क्या होता है। तो ये उत्सर्जन तंत्र की क्रिया के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में होते हैं वो मुख्य रूप से क्या होता है? नाइट्रोजन पदार्थ। याद रखना, उत्सर्जन तंत्र के अंदर उत्सर्जित होने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मुख्य रूप में नाइट्रोजन के ही अपशिष्ट, नाइट्रोजन के रूप में ही होते हैं। अलग अलग जीव इन नाइट्रोजन पदार्थों को अलग अलग चीज में बदलकर, कोई अमोनिया में बदलता है तो कोई यूरिक अम्ल में बदलता है तो कोई अपने जैसे यूरिया में बदलते हैं। अब नाइट्रोजन पदार्थों को अलग अलग चीजों में बदलकर ही अपने शरीर से बाहर निष्कासित करता है। अपने को यही पढ़ना है कि ये जो नाइट्रोजन पदार्थ है इसको किस किन वे में या किन किन फॉर्म में बदल जाता है और कौन कौन से जीव यानी कि इंडिविजुअल कौन कौन से होते हैं जो इन चीजों को बाहर निकालते हैं या किस माध्यम से निकालते हैं, उसके अंदर कौन से अंग यानी कौन से ऑर्गन्स है वो भाग लेते हैं और कौन कौन सी क्रियाएं होती है, ये हम उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें नाइट्रोजन के रूप में होती है। फिर हमने बात की थी यहाँ पर एक और चीज, एक गैसीय फॉर्म जिसका नाम था कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी बात की थी। अब कार्बन डाइऑक्साइड है जो नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल है तो इसको हम बाहर कैसे निकालेंगे? तो ये तो सिंपल सी बात है कि CO2 है वो फेफड़ों द्वारा बाहर चली जाती है, क्योंकि हम श्वसन क्रिया करते हैं। एक बार जब सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन आती है, दूसरी बार वापस बाहर छोड़ते हैं इसी सांस को तो CO2 बाहर आती है, तो फेफड़ों द्वारा इसका निष्कासित कर लिया जाता है। फिर है अन्य संचित नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ या अपशिष्ट के उत्सर्जन हेतु इस तंत्र में मुख्य अंग होता है। अब देखो ये बात करना है अपने इन ह्यूमन मानव के अंदर अन्य संचित जो नाइट्रोजन यानी कि CO2 के अलावा जो भी संचित नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बच गए हैं उनके उत्सर्जन हेतु इस तंत्र में उत्सर्जन तंत्र के अंदर एक मुख्य अंग काम करता है, मुख्य ऑर्गन होता है, वो अपना उसका मेन रोल होता है, उसका नाम है वृक्क या किडनी। ये किडनी अपने बॉडी के अंदर क्या काम करती है, किस किस वे में होती है, किस प्रकार की दिखती है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपने ओवरव्यू था। अब हम बात करेंगे कि जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो किस किस टाइप में यानी कि पर्टिकुलर एक जीव नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को किन किन फॉर्म के अंदर बदलता है।
अब हम बात करेंगे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के बारे में। हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है उसमें कोशिकाओं द्वारा जो अन्य जो बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो नाइट्रोजन के रूप में संचित कर लिया जाता है, क्योंकि जो गैस के रूप में बची थी कार्बन डाइऑक्साइड उसको फेफड़ों द्वारा बाहर की तरफ निष्कासित कर दी जाती है। जो अन्य जो भी बचा वो पीछे नाइट्रोजन के रूप में बचा। हम बात करेंगे इंडिविजुअल प्रत्येक जीवों के अंदर जो नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ये अपशिष्ट पदार्थ किन किन रूप में यानी कि किन किन रूप में बाहर की तरफ बदल कर निष्कासित किए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, मनुष्य या मानव की बात करें तो ह्यूमन के अंदर यूरिया के रूप में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाला जाता है, क्योंकि जो मूत्र विसर्जन की क्रिया साइंस में है उसके अंदर सबसे ज्यादा वाटर के अंदर मिला हुआ मिश्रित पदार्थ क्या रहेगा, यूरिया रहेगा। तो उसी माध्यम से उत्सर्जन तंत्र में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को प्रत्येक इंडिविजुअल यानी कि प्रत्येक जीव द्वारा किन किन वे में या किन किन रूप में बदलकर उत्सर्जित किया जाता है उनको देखते हैं। तो इनको मुख्यतः तीन भागों में या हम बोल सकते हैं तीन प्रकार से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ तीन प्रकार की चीजों से में बदलकर उत्सर्जित किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जब नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के अंदर बदल दिया जाता है। कुछ ऐसे जीव जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को अमोनिया के अंदर बदलकर उत्सर्जन करते हैं अपने वेस्ट पदार्थ मटेरियल्स का या पदार्थों का। तो ये ऐसे जीव जिनके अंदर नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के अंदर बदला जाता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं अमोनिया उत्सर्ग प्रक्रिया द्वारा। याद रखना, अमोनिया उत्सर्ग प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को अमोनिया के अंदर बदला जाता है। और ये कौन कौन से जीव होते हैं जो इस प्रकार की प्रक्रिया को दोहराते हैं, वो होते हैं अस्थिल मछलियां। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये काफी बार पूछ जाएगा, उभयचर। अस्थिल मछलियां तथा उभयचर एवं जटिल कीट होते हैं जो छोटे छोटे, वो अमोनिया की फॉर्म के अंदर अपना क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर की तरफ निष्कासित करते हैं। इसके अंदर एक बात हमेशा याद रखना कि जल की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है इसके अंदर। और अस्थिल मछलियां उभयचर, याद रखना ये नाम बड़ा नाम है, एक पूरा संघ को लेकर चलता है। अमोनिया के अंदर बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं अमोनिया उत्सर्ग प्रक्रिया। और इस प्रकार के जीवों को बोला जाता है अमोनिया उत्सर्जी। याद रखना, अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटेलिक, अमोनिया उत्सर्जी जीव जो इस प्रकार के उत्सर्जन की प्रक्रिया को शो करते हैं। फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है जो कुछ है जो यूरिया के अंदर बदलते हैं। यानी ऐसे जीव होते हैं जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को यूरिया के अंदर बदलकर बाहर की तरफ निष्कासित करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे बड़ा नाम इसके अंदर आता है स्तनधारी। स्तनधारी यानी कि मनुष्य जिसके अंदर आते हैं, यानी कि ऐसे जीव जिनके शरीर के ऊपर स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्तनधारी। फिर आते हैं समुद्री मछलियां, अस्थिल मछलियों को छोड़कर समुद्री मछलियां। ये दोनों क्या करते हैं, अपने नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को यूरिया के अंदर बदलकर उत्सर्जन करते हैं। फिर बात करें, इन्हें यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है क्योंकि यूरिया की फॉर्म में बदलकर ये उत्सर्जन करते हैं। कोशिकाओं द्वारा जो उत्सर्जित अमोनिया को यकृत यूरिया में परिवर्तित करता है। मैंने इससे पहले आपको बताया था कि यकृत एक बड़ा नाम है जिसके बिना हम उत्सर्जन तंत्र की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो वही यकृत जो कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया का क्या करता है, यूरिया में परिवर्तित करता है। तो उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई कौन सा हो गया यकृत, अंग के रूप में। अगर यकृत की कोई पूछ ले तो क्या होगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे, जिसे वृक्कों द्वारा निष्पादित कर दिया जाता है। यकृत बात करते हैं, यकृत बदलता है जिसे वृक्कों द्वारा यानी किडनी द्वारा निष्पादित कर दिया जाता है। देखो एक चीज हमें रह गई है, कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया को यकृत यूरिया में परिवर्तित करता है और इसी यूरिया को वृक्कों द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। तो स्तनधारियों के अंदर उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक वृक्क, किडनी की नेफ्रॉन। ठीक है, फिर बात करते हैं यूरिक अम्ल। देखो अमोनिया भी हो गया, यूरिया भी हो गया, और तीसरा जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है जिसको आगे बदला जाता है घटक के फॉर्म में, तो वो होता है यूरिक अम्ल के फॉर्म में। अब नाम से ही पता चलता है यूरिक अम्ल के फॉर्म में हो गया। तो इस प्रकार के जीव जो यूरिक अम्ल का निष्पादन करते हैं तो यूरिको एसिड या यूरिकोटेलिक कहेंगे, क्योंकि यूरिक अम्ल का निष्पादन करता है। पक्षियों यानी कि पक्षी होते हैं वो बोले, सरीसृप यानी कि जिनका शरीर रेंग कर चलता है, सांप वगैरह जो इसके अंदर सरीसृप, कीट, ये तीनों है जो यूरिक अम्ल के रूप में अपना अपशिष्ट पदार्थों को त्यागते हैं। याद रखना, यूरिक अम्ल के रूप में त्यागते हैं तो अमोनिया को किसमें बदल जाएगा, यूरिक अम्ल के अंदर बदल जाएगा। तो अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित किया जाता है। यूरिक अम्ल को अत्यंत कम जल की आवश्यकता होती है। याद रखना, बहुत ही कम मात्रा में जल की आवश्यकता। देखो यहाँ पर हमने बात की थी कि जल की आवश्यकता होती है, यहाँ पर तो फिक्स है कि यूरिया किसके अंदर मिला हुआ रहेगा, जल के अंदर ही मिला हुआ रहेगा। तीसरी बात करें यूरिक अम्ल, अत्यंत बहुत ही कम अगर जल रहेगा उसकी आवश्यकता होती है। और इसका एक और है कि ये पेस्ट या गोलिकाओं के रूप में भी उत्सर्जित कर दिया जाता है, यानी कि छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है।
और इस प्रकार के जीव को बोलते हैं यूरिक अम्ल उत्सर्जित। याद रखना, यूरिक अम्ल को स्टोर नहीं कर सकते अपने बॉडी के अंदर, जैसे ही बना उसको बहुत ही कम जल की आवश्यकता हो नहीं हो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन यूरिया को हम स्टोर कर सकते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जितनी उसकी कैपेसिटी होती है। तो हमने क्या पढ़ा, उत्सर्जन तंत्र के जो नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो किन किन वे के अंदर कौन कौन से जीवों द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। अब हम बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र की, यानी कि मानव के अंदर उत्सर्जन तंत्र किन किन रूपों में फैला हुआ है, कौन कौन से उसके अंदर अंग होते हैं। तो चलिए डायग्राम के माध्यम से हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे कि आपको सभी को पता है कि मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो मानव उत्सर्जन तंत्र में दो तो क्या पाई जाती है, किडनी यानी कि वृक्क पाया जाता है। नॉर्मल सा हम डायग्राम बना के समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये देखो हमने दोनों तरफ दो किडनियां बनाई। अब हम बात करेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र में दो किडनियां पाई जाती है, यानी कि दो वृक्क हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, दोनों वृक्क, जिसे हम बोलते हैं किडनी। ठीक है, अब किडनी के ऊपर आपको सभी को पता है कि ऊपर टोपिनुमा संरचना के अंदर एड्रेनलिन ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, जिसको हम अपना समन्वय वाला जो टॉपिक है हार्मोन वाला उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी तक इतना याद रखते हैं, टोपिनुमा संरचना में अधिवृक्क ग्रंथि ऊपर की तरफ पाई जाती है। ये इसका मुख्य अंग हो गया। एक तो पहला अंग हो गया कौन सा, मानव उत्सर्जन तंत्र का किडनी। अब दूसरी बात करो, किडनी के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थों का जो निष्कासन रहेगा वो नलिकाकार संरचना द्वारा किसी के अंदर तो स्टोर किया जाएगा। तो यही नलिकाकार संरचना नीचे की तरफ आकर एक ब्लेडर नुमा संरचना नॉर्मल से आपने को इसका प्रक्रिया समझिए, इसका डिटेल डायग्राम मैं आपको अच्छे से बता दूंगा और पीडीएफ में आपको डायग्राम मिल जाएगा। ये जो नलिकाकार संरचना है ये जिसे हम बोलते हैं मूत्र नलिका या मूत्र मार्ग वाली जो होती है वो वाली। अपने को पहले तो ये समझना है कि इसके अंदर क्या क्या होता है, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं इन्हीं किडनी को यहाँ पर है जो आगे की तरफ एक किडनी को पूरा पर्टिकुलर जूम करके बताता हूँ किडनी क्या होती है, किस प्रकार की होती है वो देखते हैं। तो चलिए देखते हैं किडनी क्या होती है। तो ये थी अपनी किडनी, नॉर्मल सी बात करें ये किडनी, इसके अंदर देखो दो नलिकाएं तो आ रही हैं और एक नीचे की तरफ जा रही है। कौन सी जा रही है और कौन सी आ रही है इसके बारे में अभी देखते हैं। देखो नॉर्मल सी अगर आप किडनी देखोगे तो आपको किडनी की कैसी संरचना नजर आएगी। तो देखते हैं आपको इसमें देखने में क्या मिल रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी संरचनाएं मिल रही हैं जो किसी के समान दिख रही है, या किसको आपने देखा होगा उसके अंदर पिरामिड नुमा संरचना दिख रही है, इसका मध्यांश भाग दिख रहा है आपको, इसके अंदर कुछ ना कुछ दाने जैसी संरचनाएं दिख रही है, बाहर का भाग अलग है अंदर का भाग अलग है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आपको दिख रही है। तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मैं चलिए आपको बाहर से अंदर की ओर इस किडनी का पूरा भ्रमण करा देता हूँ कि बाहर से अंदर की तरफ किडनी के अंदर क्या क्या पाई जाती है और कैसे कैसे प्रकार में किडनी होती है। तो चलिए देखते हैं। इसके अंदर दो नलिकाकार संरचनाएं अंदर की तरफ लेके आते हैं, ये दो, ठीक है, और ये एक बाहर की तरफ। तो ये अपनी एक किडनी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बॉडी के अंदर किडनी कहाँ पाई जाती है, यानी कि शरीर के किस भाग में रहेगी। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो किडनी का जो स्थान रहेगा वो रहेगा उदर गुहा के, उदर गुहा मतलब कि जो भी आप स्टमक वाला भाग है, उदर गुहा के मध्य में, एक तो उदर गुहा के मध्य रहेगा, दूसरा आमाशय के नीचे, आमाशय के नीचे, तीसरा मैं बात करूं तो इसका स्पेस का नाम है रेट्रोपेरिटोनल स्पेस। और भी मैं बात करूं तो कसरूप दंड के दोनों तरफ मतलब कि आगे की तरफ। अब ये चार चीजें मैंने लिखी है, चारों चीजें होती क्या है थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। उदर गुहा के मध्य की तरफ पाई जाती है, उदर गुहा के बीचों बीच में मध्य की तरफ पाई जाती है, आमाशय के नीचे की तरफ डायफ्राम आमाशय वाले भाग के नीचे की तरफ। इसका जो पर्टिकुलर एक खांचा या जगह है जिसे बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनल स्पेस, उसके अंदर पाई जाती है। कसरूप दंड के दोनों तरफ पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है कसरूप दंड, उसके दोनों तरफ यानी कि दोनों दाईं और बाईं सतह में ये पाई जाती है। दिखने पर कैसे दिखती है तो चलो देखते हैं दिखने में कैसे दिखती है। ये सेम के बीज के आकार, सेम के बीज के आकार, सेम के बीज से मतलब कि बीन्स, जो बीन होता है उसकी, ठीक है, सेम के बीज के या सेम के दाने के आकार के अपने को ये नजर आती है। अब इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर दो भाग देखने को मिलते हैं, एक तो मध्यांश और एक होता है कोर्टेक्स वाला भाग।
बाह्य भाग और आंतरिक भाग जिसकी हम बात करते हैं वो वाला भाग। उससे पहले देखो इसके अंदर तीन अपने को नलिकाकार संरचनाएं मिल रही है, एक तो ये है और एक ये है और एक ये। इसे बोलते हैं वक्रधमनी, वक्रशिरा। और ये हमारा जो आगे की तरफ मूत्र नलिका है जो नीचे की तरफ ब्लैडर से जुड़ा रहता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है। अब किडनी के आंतरिक भाग के अंदर कुछ ना कुछ आपको पिरामिड जैसी मैंने संरचना बनाई है वो संरचना नजर आती है। वो क्या होती है देखो, याद रखना, इन्हें बर्टनी के स्तंभ कहा जाता है। ये होते क्या है याद रखना। किडनी के अंदर जो पिरामिड नुमा संरचना दिखाई देती है, इसके अंदर मिलियंस और बिलियंस में यानी कि लाखों की संख्या में क्या पाई जाती है, नेफ्रॉन्स पाई जाती है जो कुंडलित रहती है। याद रखना नेफ्रॉन्स। अब एक नाम और आ गया, देखो हम आज के उत्सर्जन तंत्र का ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, किन किन चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कोई। अब बात आ गई यहाँ पर नेफ्रॉन की, तो ये नेफ्रॉन क्या होता है। तो देखिए आपने सुना होगा कि जो किडनी के अंदर लाखों की संख्या में जो नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं वो नेफ्रॉन्स किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो मैं यहाँ पे इसको नोट कर लेता हूँ, नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई, जो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब मैं पर्टिकुलर एक नेफ्रॉन का डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ कि एक नेफ्रॉन किस प्रकार की अपने को दिखाई देती है। हमने बात की थी किडनी की, एक किडनी को खोल दिया। अब किडनी के अंदर जो गुच्छे का आकार में जो कुंडली थे नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, वो नेफ्रॉन्स कैसे होती है इधर देखें, जो आपको नजर आ रहा होगा बकायदा यहाँ पर। इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, चलो यहाँ पर हम संरचना बनाएंगे नेफ्रॉन्स की। तो देखो नेफ्रॉन की संरचना देखने को कैसी दिखती है, ऐसी नॉर्मल से ऊपर की तरफ प्यालेनुमा संरचना नजर आती है, फिर आगे की तरफ कुंडलित यानी कि उलझी हुई संरचना, नीचे की तरफ पतली महीन नलिकाकार संरचनाओं का समूह, और वापस वो अवरोही आरोही क्रम में होती हुई बढ़ती चली जाती है और फिर एक सिरे से आकर जुड़ जाती है जिसका नाम है कनेक्टिव ट्यूब यानी कि संयोजन नली। यहाँ तक के सफर होता है। इस प्रकार की इनके अंदर लाखों की संख्या में पाई जाती है। अब इसको देख लीजिए क्या होता है। इसके जो ऊपरी भाग होता है जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं, उसके जो आपने को प्यालेनुमा संरचना नजर आ रही है, इसे बोलते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट, इसके अंदर नलिकाकार जो भी जालीनुमा नलिकाओं का जो समूह होता है, छोटी छोटी रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, इसके अंदर एक होती है अपवाही दम और एक होती है अभिवाही। अपवाही अभिवाही मतलब एक रक्त को लाती है और एक दूसरी रक्त को लेकर चला जाता है, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। इसके आगे का जो भाग होता है उसे बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। जो बोमेन संपुट के आगे वाला भाग होता है इसे बोलते हैं हेनले का लूप। हेनले का लूप, ठीक है। समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप। हेनले का लूप, ये जो नलिका संरचना नजर आ रही है, इसका अंतिम सिरा जिसे हम बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब देखो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इसको बोलते हैं पीसीटी और इसको बोलते हैं पीसीटी। देखो ग्लोमेरुलस क्या होता है, देखो नेफ्रॉन के अंदर बहुत प्रकार की ब्लड की केशिकाओं का एक समूह होता है, छोटे छोटे ब्लड की ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसके अंदर बहुत बहाव से रक्त बहता रहता है। इन रक्त को बहने से क्या होता है कि यहाँ पर जो नलिकाओं का समूह उसके अंदर से छन कर अपशिष्ट पदार्थ किसके अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं इस प्रकार। और यहाँ से आते ही यहाँ पर क्या होता है, स्टार्ट होता है रक्त के अंदर की जो निस्पंदन की प्रक्रिया है, छानने की प्रक्रिया। तो पहला समीपस्थ कुंडलित नलिका संरचनाओं का पहला भाग इसे बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इसका एंडिंग सिरा कहलाता है दूरस्थ ट्यूब। ये समीप है, इसके पास वाला है, ये सबसे पास है तो इसको बोला जाता है समीप, ये सबसे दूर है तो इसको बोला जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर के बाद ये एक नेफ्रॉन पर्टिकुलर एक ट्यूब लाइक संरचना से जुड़ जाती है जिसे हम बोलते हैं संयोजक नली। संयोजक नली इसे बोलते हैं कनेक्टिव ट्यूब्यूल्स, इनसे जुड़ जाता इस प्रकार। तो ऐसी संरचना इसके अंदर क्या पाई जाती है, लाखों की संख्या में पाई जाती है। और प्रत्येक किडनी के अंदर से जो छनकर रक्त के रूप में रक्त के अंदर जो यूरिया के रूप में डाला जाता है उसको मूत्र नलिका द्वारा बाहर की तरफ
ब्लेडर के तरह स्टोर कर लेता है। इसकी जो सारी प्रक्रिया होती है उसको हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपने आज जो स्टार्ट किया वो आप पूरा देखें, और जो मैंने केवल ओवरव्यू बताया यानी कि इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। पर्टिकुलर कल हम स्टार्ट करेंगे अपना उस सज्जन तंत्र का पहला अंग जिसका नाम है किडनी या वृक्क, जो सज्जन तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, और यही है जो सज्जन तंत्र को एक महान पड़ाव से गुजारकर यूरिया तक के प्रोसेस को लेके जाती है। तो तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, बहुत लाइक और शेयर कमेंट करते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा असंख्या में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक माइंडेड लोग जब एक साथ जुड़ते हैं तो एक अदृश्य ऊर्जा का संसार होता है और आपको पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो चलिए, थैंक यू।